नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 21 जुलाई 2025 की रात संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका था। सियासत अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन तभी एक खबर ने पूरे देश की राजनीतिक फिजा में भूकंप ला दिया। खबर यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया और सिर्फ 15 मिनट में गृह मंत्रालय को भी इसकी सूचना भेज दी गई। देश स्तब्ध है, संसद हैरान है और विपक्ष बेचैन है। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन सवाल यह है कि क्या मामला सिर्फ सेहत का है या फिर पीएम मोदी की एक बड़ी चाल। अब सभी की निगाहें 60 दिनों पर है। नया चेहरा कौन होगा और नया खेल क्या होगा, तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी ही आज आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जगदीप धनखड़ जी ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? देखिए, सबसे पहली चीज इस्तीफा हो गया, इस्तीफा को मंजूर भी कर दिया गया। कोई फेयरवेल नहीं, कोई भाषण नहीं। देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके अलग अलग थ्योरीज के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहली चीज जो धनखड़ साहब ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने डॉक्टर का हवाला दिया और अपने हेल्थ का हवाला दिया। जी, तो क्या वो सच बोल रहे हैं? ये कारण तो नहीं है, ये कारण नहीं है। कारण क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिए। हाँ, उनकी तबीयत खराब हुई थी, बट वहां से फिर वो आगे बाहर। जी, वो मार्च महीने की बात है और बहुत पुरानी बात हो गई। और अगर आप देखें कि तबीयत अगर खराब होती तो दिन में तो वो ठीक ही थे, फर्स्ट क्लास वो चल रहे थे। अगर इनके दिमाग में कुछ होता तो वो आज का भी उनका पूरा मीटिंग पहले से तय था, वो तय नहीं करते। अगर उनको इस्तीफा पहले से ही देना था या तबीयत उनकी खराब चल रही थी तो वो कल रात ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पे वो डिनर में जाने की सहमति नहीं देते। ये सारी चीजें हो रही है, एक साथ हो रही है। सबसे बड़ी चीज कि क्या उनको इस बात का आभास हो गया था कि चीजें ठीक नहीं चल रही? वॉज इट टोल्ड? क्योंकि एक बड़ा जलसा उन्होंने किया अपने घर में 2 दिन पहले इस्तीफे के, जब उन्होंने अपने तमाम स्टाफ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स और सारे लोगों को घर में एक डिनर के लिए, एक सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। सारे लोग गए थे, केजरीवाल वगैरह सारे लोग गए थे। तो लोगों को कोई आभास नहीं था कि वो इस्तीफा देंगे। सो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि चीजें जो है वो इस्तीफे तक जाएगी। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि कल दिन में ऐसा कुछ हुआ जो ट्रिगर पॉइंट बन गया कि उन्होंने आनन फानन जो है फैसला, ऑलरेडी ये धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था और कल कुछ हुआ, इसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये बात समझने की है। 2-3 चीजें और मैं इस पे आऊंगा कि कल क्या हुआ, क्यों इस्तीफा देना पड़ा। एक थ्योरी आ रही है कि नहीं जी, प्रधानमंत्री मोदी जो है पहले से उन्होंने प्लान कर रखा था और प्लानिंग के बाद नीतीश कुमार को बनाना है, ये नड्डा को बनाना है, ये इस तरह की चीजें, वो एक थ्योरी चल रही है। बड़े बड़े पत्रकार भी बोल रहे हैं कि 2 वरिष्ठ मंत्री में किसी एक को बनाया जाएगा। कोई राजनाथ सिंह का भी नाम ले रहा है, कोई नड्डा जी का भी नाम ले रहा है, पता नहीं क्या क्या क्या। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी को अध्यक्ष बनाना है बीजेपी का, इस वजह से उनसे इस्तीफा लिया। बहुत सारी चीजें हैं, एक से एक थ्योरी। मतलब उसको अगर आप बड़े ब्रैकेट में डाल दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी का वेल प्लान्ड एक एंडेवर था, जिसमें उन्होंने
उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवा करके किसी बड़ी तैयारी, बड़े प्लान के लिए। देखिए, मेरा इस पर रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन इसलिए है कि अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री मोदी बड़े अनमने तरीके से ये ना कहते कि आप स्वास्थ्य लाभ लें, आपने इतने बहुत सारा। भाई आप देखिए, राज्यसभा से विदाई हो रही थी गुलाम नबी आजाद साहब की, उन्होंने क्या कहा था कि हम आपको ऐसे शांति से बैठने नहीं देंगे, अभी और आपको देश की सेवा करनी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिख दिया कि आपने बहुत सेवा कर दिया। रिटायरमेंट है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर प्री प्लान तरीके से होता तो कम से कम इतनी तो इज्जत धनखड़ साहब जरूर डिजर्व करते हैं कि उनके लिए एक फेयरवेल हो, भाषण दे, एक भाषण दे, वो कारण बताए। वो सारी चीजें तो उन्होंने अपने लिख उसके चिट्ठी में। और हैट्स ऑफ टू हिम, धनखड़ साहब को सैल्यूट करना चाहिए कि किस डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। एक और थ्योरी चल रही है ना, एक और, मैंने जैसा मैंने बताया ना कि अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है। तो घूम फिर करके बात वहीं पे आती है कि कल आखिर हुआ क्या। देखिए, दो तीन चीजें, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही धनखड़ साहब के रवैये से परेशान थे। विपक्ष इसलिए परेशान था कि वो चेयर पे बैठते थे और सबसे ज्यादा बैठते थे। कोई उपराष्ट्रपति इतना ज्यादा हाउस में नहीं रहता था और वो सामने वाले को बोलने नहीं देते थे। इस बात को लेकर के अभी घरियाली आंसू बहा रहा है ना विपक्ष कि हाय रे हाय, धनखड़ साहब को क्या हो गया, वो पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया। इससे पहले वो गवर्नर भी थे तो वो कुछ से कुछ वो करते थे। भाई आदमी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भाई सैनिक स्कूल के आदमी है, सही क्लास लगाते थे और सही क्लास, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन राजनीति उस हिसाब से नहीं चलती। जी हाँ। तो एक जो बंगाल में गवर्नर रहते हुए क्या नुकसान हुआ बीजेपी को? बीजेपी को यह नुकसान हुआ कि अननेसेसरी वो जो कुछ भी ममता बनर्जी के साथ करते थे, ममता बनर्जी उसे कहती थी कि ये गवर्नर नहीं, मोदी कर रहे हैं। ही वॉज डूइंग थिंग्स ऑन हिज ओन। फंस कौन जा रहा था? वो प्रधानमंत्री मोदी फंस जा रहे हैं। ठीक, खैर चलिए। खैर, आपने गवर्नर का जिक्र किया तो एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि उन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया जाएगा। मनोज सिन्हा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खबर भी है कि वहां के गवर्नर को बदलने की बात चल रही है। लेकिन ऑलरेडी वो गवर्नर तो पहले थे, ऑलरेडी वो गवर्नर थे और फिर गवर्नर बन करके जाएंगे। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर कोई प्री प्लान तरीके से होता तो ये इस तरीके से उन्हें रिटायरमेंट वाला जो प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो नहीं होता। उनको बकायदा भाषण देने का भी मौका दिया गया होता, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता कि भाई आप तब तक जो है आप कंटिन्यू कीजिए जब तक कोई नया अध्यक्ष न मिल जाए। बात समझिए। बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने जो हवाला दिया वो इतने भी अस्वस्थ नहीं नजर आ रहे थे। एक महीना ये पूरा सेशन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मुझे तो कुछ लोगों ने बताया कि धनखड़ साहब, तो मैंने बताया नहीं, भाई सैनिक स्कूल के आदमी है, वो फीवर भी है, वायरल भी है, फिर भी वो हाउस आते थे, कई कार्यक्रमों में भी नजर आते थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब तो ये जो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं कि जो एक बैकग्राउंडर और उसी तरीके से कि जिस हिसाब से, जिस हनक से वो अपना हाउस को चला रहे थे, तो ऐसा लगता था कि भाई, जैसे ही मैं आपको बताऊं, ये शिकायत जो है वो लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ भी है कि भाई आप जो है खुद ही बोलने लगते हो, खुद ही डांटने लगते हो। एक प्रकरण आया था तो सरकार में कुछ बैठे हुए लोगों को लगा कि भाई वो करते खुद हैं और फंस जाती है सरकार। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम, और बार बार कई सारी चीजों के अंदर ये अपने मन से इन्होंने
जुडिशरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, वो पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बात वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। ही इज नॉट टेलिंग समथिंग विच इज नॉट ट्रू। सच बोल रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीति ऐसी चीज होती है कि कब क्या बोलना है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ये बैकग्राउंडर मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस बात को लेकर के चिढ़े हुए थे, लेकिन जो लग रहा है कि जो ऐन मौके पे जो मामला हुआ वो हुआ ये कि 2 जजेस के खिलाफ मानहानि इम्पीचमेंट आना है, महाभियोग आना है। तो ऑलरेडी एक वो जस्टिस वर्मा एक भ्रष्ट जज के खिलाफ लोकसभा में बीजेपी वालों ने मूव किया, बहुत सारे लोगों ने साइन कर दिया। अब ये तो कोऑर्डिनेशन की बात है ना, कोई भी एक बिल वो लोकसभा में और राज्यसभा में साइमल्टेनियसली तो नहीं जाएगा ना। आपने क्या किया कि विपक्ष ने एक चिट्ठी लिखी और महाभियोग का जो है इंपीचमेंट मोशन जो है विपक्ष के लोगों ने साइन करके आपको दिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और शायद ये ट्रिगर पॉइंट बन गया। क्यों बना ये? क्योंकि एक भ्रष्ट जज को मोदी सरकार इंपीच कर रही है, क्योंकि संख्या तो उनके पास ही है। कांग्रेस पार्टी ये चाह भी लेके उसको बचा लेंगे, समाजवादी पार्टी चाह भी लेके उसको बचा लेंगे, लेकिन वो बचा नहीं पाए क्योंकि संख्या बल किसके पास है? सरकार के पास है। तो सरकार की ये जो इसका क्रेडिट वो सरकार को मिले कि हमने एक ब्राह्मण जजेस के खिलाफ भी एक्शन लेने में हम पीछे नहीं हटते। तो ये काम होना था, लेकिन अब जब आप उस बिल को एक्सेप्ट कर लोगे जो विपक्ष लेकर के आ रहा है, तो ये तो मामला जो है थोड़ा सा ओवरबोर्ड चला गया। एंड दिस वाज द रीजन कि कल ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई मॉर्निंग में, जिससे ये खबर आई कि 25 घंटा जो है हम इसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन जब 4:30 बजे उस मीटिंग को बुलाया गया तो नड्डा साहब और किरण रिजिजू दोनों एक साथ नहीं गए। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है उसके लिए इससे बड़ी मीटिंग तो हो ही नहीं सकती। और यहां आप, ये मोदी सरकार है, ऐसा नहीं कि आप एब्सेंट हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी होती है कि प्रधानमंत्री को मालूम चलेगा भाई वहां नहीं गए तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा, मंत्री होंगे आप अपने घर में। तो उसमें नहीं जाना वो क्लियर कट इंडिकेशन हो गया, क्लियर कट इंडिकेशन। हालांकि आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं 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 ये कारण था, नड्डा साहब भी आकर के बोले, तो अब स्थान रिक्त हो गया। अब मोदी जी की परेशानी है कि अभी बहुत सारे जो है अपॉइंटमेंट करने हैं। अभी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा वो भी तय करना है। अब एक नया बवाल जो है ये उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसके ऊपर भी इनको जो है चर्चा करनी पड़ेगी। तो खैर पीएम मोदी है, कुछ ना कुछ जरा बड़ा ही काम करेंगे। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो सारी चीजें इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो जानकारी आ रही है कि इस सत्र के दौरान कोई बहुत बड़ा जो है ना वो कोई फैसला लेने वाले हैं, और इस बीच अगर आप इस तरह का इस्तीफा दे देते हैं, इसलिए बहुत ही अनमने तरीके से उन्होंने एक्स पे एक संवाद देकर के मामला को खत्म किया, कहा इस्तीफा ले लो, रख लो। अदरवाइज मामला उस तरीके का नहीं होता तो कोई न कोई जरूर जाकर के बात करता और इस्तीफा वापस करवाने की जो है वो मांग करता। ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें
हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा विपक्ष को अचानक लग सकता है, लेकिन पीएम मोदी के लिए एक योजना का हिस्सा भी हो सकता है। चुनाव से पहले संसद सत्र की शुरुआत में और बिहार जैसे बड़े राज्य में हलचल के बीच उपराष्ट्रपति का पद खाली करना किसी साधारण घटना का हिस्सा नहीं है। पीएम मोदी जानते हैं कि वक्त से पहले एक चुप चाल ही सबसे बड़ी जीत दिलाती है और पीएम मोदी के इसी चाल से विपक्ष बेचैन है और यही वजह है कि इस्तीफे के पीछे की उल्टी सीधी कहानी भी गढ़ी जा रही है। तो इंतजार कीजिए, असली खेल शुरू होने वाला है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।